दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में मुंबई तक काबा और ईबा धूम मचा रहा है। जी हां, खांटी भोजपुरी के ये शब्द आम से लेकर खास तक की जुबान पर इन दिनों छाए हुए हैं। ये शब्द जिस भाषा की बदौलत हिट हुआ है वह भोजपुरी अपना वाजिब हक पाने में आखिरकार कब तक फिट बैठेगी। जी हां, वर्षों सड़क से सदन तक हक पाने के लिए आंदोलन की आवाज भी बनी, चुनाव दर चुनाव होते रहे, सियासत में ये अपनी चमक भी बिखेरती रही, भोजपुरी हक के मुहाने पर ही खड़ी रही। ये सवाल चुनाव में और भी मौजूद हो गया जब बिहार के सपूत मनोज वाजपेयी ने बंबई में काबा से इसकी शुरुआत की है। जहां इसकी धमक बिहार तक आ पहुंची। विधानसभा चुनाव में तो ठेठ भोजपुरी का यह शब्द काबा और ईबा पक्ष विपक्ष का हथियार बना हुआ है। नेताजी तो नेताजी अब इस जंग में कलाकार तक कूद पड़े हैं और उन्हें मशहूर कर रही है। जहां अपनी माटी की शान भोजपुरी अपनी अभिव्यक्तियों से नेताजी चमक रहे हैं, पर अपनी भोजपुरी का संविधान स्तर पर रंग अब भी फीका पड़ा है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने को भोजपुरी अब भी तरस रही है। बिहार चुनाव में यूं तो कई दल लड़ रहे हैं, लेकिन लोजपा के अलावा एआईएमआईएम ही एक ऐसी पार्टी है जो यूपीए और एनडीए दोनों गठबंधनों का खेल बिगाड़ सकती है। जी हां, लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस बार तीसरे गठबंधन में शामिल है। इसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा है, लेकिन लोगों की निगाह उनसे कहीं ज्यादा एमआईएम पर टिकी है। जी हां, ये पार्टी 243 में से केवल 24 सीटें लड़ रही है, लेकिन सीमांचल इलाके के 4 जिले पार्टी हर चुनाव में अधिक ताकतवर होकर उभरी है। जी हां, पहली बार पिछले वर्ष हुए किशनगंज विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत दर्ज करके सबको चौंका दिया, लेकिन उससे चंद महीने पहले ही एमआईएम ने लोकसभा चुनाव के दौरान किशनगंज सीट पर 3 लाख वोट पाकर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। हालांकि उसके उम्मीदवार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान तीसरे स्थान पर आए, लेकिन वे जदयू उम्मीदवार से महज 25,000 पीछे थे और कांग्रेस उम्मीदवार से महज 50,000 मत पीछे। जी हां, इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से लगे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिले की अधिकतर सीटों पर यह पार्टी ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकती है। इन जिलों में मुस्लिम मतदाताएं अधिक है। पूर्णिया में 35%, कटिहार में 45%, अररिया में 51%, तो किशनगंज में 70% मतदाता मुसलमान हैं। एआईएमआईएम को जितना ज्यादा वोट पड़ेगा उतना ही अधिक नुकसान यूपीए खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को उठाना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि दोनों का वोट बैंक एक ही है। जी हाँ, वहीं चिराग पासवान की लोजपा को मिलने वाला अधिकतर वोट एनडीए खासतौर पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को मधुबनी जिला पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया। जहां इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर हमला बोला और सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को लालू राज के अपराध की याद दिलाते हुए एक बार फिर से मौका देने की अपील की है। नीतीश कुमार ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए अपने काल में विकास कार्यों का जिक्र किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के सभी लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है। पहले बिहार बहुत बुरा हाल था, अपराध की बहुत सी घटनाएं घटी, विकास का दर ना के बराबर था। हम लोगों ने हर चीज पर नियंत्रण किया। हमने शुरू से ही कहा है कि हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलते हैं। आपको बता दें कि चुनाव में नीतीश अपने 7 निश्चय योजना का जिक्र कर रहे हैं, वही जनता को लालू राज के 15 साल याद दिलाना भी नहीं भूल रहे हैं। जी हां, इसके पहले एक जनसभा में नीतीश ने आरजेडी के चुनाव निशान लालटेन पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि लालटेन युग खत्म हो चुका है, अब बिहार में हर कोई बिजली का इस्तेमाल कर रहा है। लालटेन युग में 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी, जो अब बढ़कर 6000 मेगावाट हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के साथ कांग्रेस पार्टी, भाकपा, माकपा और भाकपा माले का गठजोड़ है। इस गठजोड़ का मकसद था कि साथ मिलकर चुनाव लड़ना और सारे दलों के स्टार प्रचारकों को एकजुट करके ताकत दिखाते हुए वोट की गोलबंदी करना। जी हां, वाम दलों के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार को लेकर तो तेजस्वी यादव, कांग्रेस समेत भाकपा और माकपा माले कहीं ज्यादा ही परहेज करने में जुटे हुए हैं। इस चुनाव प्रचार से एक बात तो साफ हो गई है कि सभी दलों की चुनाव प्रचार की रणनीति अलग अलग है। जी हां, वामपंथी दलों के बीच भी एकता नहीं दिखाई दे रही है। कन्हैया को लेकर तेजस्वी यादव का डर आज नहीं बल्कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी दिख रहा था। जी हां, तेजस्वी यादव ने जानबूझकर वामपंथी दलों से गठजोड़ न करते हुए बेगूसराय लोकसभा सीट से तनवीर हसन को उम्मीदवार बनाया था। उस दौरान भी तेजस्वी यादव की मंशा यही थी कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और नेता कन्हैया कुमार बेगूसराय के चुनावी मैदान में चारों खाने चित करके पॉलिटिक्स डेट दे दिया जाए।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मोदी लहर में गिरिराज सिंह ने कन्हैया को भारी मतों से हराया तो जरूर था, लेकिन जो राष्ट्रीय छवि बन चुकी थी उसमें उनकी कोई भी कमी नहीं आई। बेगूसराय की हार भूलकर कन्हैया कुमार फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़े हैं। इस बार जब वामपंथी दलों ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का चेहरा स्वीकार करते हुए राजद के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बावजूद कन्हैया कुमार का साथ तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं है। जानकारों के अनुसार तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार से डर सता रहा है कि मंच पर भाषण देने की कला और युवाओं के बीच लोकप्रियता कहीं हम ही पर भारी न पड़ जाए। जी हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि कन्हैया कुमार का स्वर्ण जाति से होना, साथ ही प्रोसेसिव होना, यह तेजस्वी यादव के डर का सबसे बड़ा कारण है। यही वजह है कि कन्हैया के साथ तेजस्वी यादव मंच साझा नहीं करना चाहते हैं, न ही सोशल मीडिया किसी तरह की भ्रम की स्थिति आने देना चाहते हैं। आजकल आधार की तरह ही वोटर आईडी कार्ड भी हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। जी हाँ, तो क्या आप भी अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर अब आप अपने घर बैठे वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आपका वोटर आईडी कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ, वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए लगभग 1 महीने का समय लगेगा। तो आइए आपको बताते हैं कि आप किन डॉक्यूमेंट्स और किस वेबसाइट की मदद से अपने घर बैठे वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। आप वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें, जिसके लिए आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, और ये वेबसाइट www.eci.gov.in। इस वेबसाइट जाएं, उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल www.nvsp.in, इस पर क्लिक करें। नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, इस पर क्लिक करें। जी हाँ, ये लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद और भी कुछ ऑप्शन फिल करने के लिए बोला जाएगा। उसको भरने के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड 1 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने महामारी के बीच में हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया है, लेकिन इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण चीन सहम गया, उसको धक्का मिला। चीन पर मोहन भागवत के बयान को लेकर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि भागवत जी अंदर ही अंदर सच से वाकिफ हैं, बस वो इसका सामना करने से डर रहे हैं। सच यह है कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है और भारत सरकार और आरएसएस ने इसकी अनुमति दे दी है। यह पहली बार नहीं है कि जब राहुल गांधी ने चीन को लेकर सरकार पर इस तरीके से निशाना साधा हो। वह बिहार चुनाव के दौरान अपनी रैली और अन्य मौके पर भी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के जरिए देशवासियों को दशहरे की बधाई दी है। जहां मोदी ने कहा है कि आज विजयदशमी यानी कि दशहरे का पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उससे जीत भी सुनिश्चित है। नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के जवानों के लिए दीप जलाने की अपील भी की है। जहां उन्होंने कहा है कि हमें अपने उन जाबाजों को भी याद करना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हुए हैं और भारत की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपना त्योहार मनाना चाहिए। हमें अपने घर में एक दिया भारत के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। उन्होंने कहा है कि जब हम त्योहार की बात करते हैं तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है। इस बार जब आप खरीदारी करने के लिए जाएं तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मोदी ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाएंगे। डाक विभाग में एक बार फिर से 1371 पोस्टमैन की भर्ती निकाली गई है। जी हां, जो लोग इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन के द्वारा शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द ही आवेदन करें। पोस्टमैन के पोस्ट पर नौकरी करने के लिए आपकी योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए। डाक विभाग की नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 नवंबर 2020 तक चलेगी। उससे पहले आप आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करें। पोस्टमैन के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 3 नवंबर 2020 को 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपको बता दें कि डाक विभाग में पोस्टमैन के पदों पर चयन के लिए एग्जाम लिया जाएगा, जहां इसी आधार पर उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सबसे पहले डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। इसके बाद वो ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें।
बिहार चुनाव की रणभूमि में सभी दल पूरे जोर शोर से जीत पाने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। जी हां, एनडीए से लेकर आरजेडी और जेडीयू सभी दल इस समय तेजी से अपने प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में रैलियों के अलावा नेता घर घर जाकर भी लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है, ये सवाल सभी से पूछ रहे हैं। इस बीच एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल सामने आए हैं। जी हां, इनके मुताबिक बिहार चुनाव में इस बार एनडीए की सरकार सत्ता में आ सकती है। वहीं तेजस्वी यादव दूसरे स्थान पर रह सकते हैं। एबीपी न्यूज में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार चुनाव में एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को अधिक सीटें मिलेगी। नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए सबसे आगे दिखाई दे रहा है। जी हां, नीतीश प्लस को 135 से 159 सीट मिलने का अनुमान है। लालू प्लस को 77 से 98 सीट और एलजेपी को 1 से 5 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें जा सकती है। मतलब अगर बिहार की कुल 243 सीटों में वोट प्रतिशत की बात करें तो नीतीश प्लस को 43% वोट, लालू प्लस को 35% वोट, चिराग पासवान की एलजेपी को 4% वोट और 18% वोट अन्य दलों को मिलने की संभावना है। सीमांचल में सी वोटर सर्वे के मुताबिक बिहार के सीमांचल में कुल 24 सीटें हैं। जी हां, एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां नीतीश कुमार प्लस को 11 से 15 सीट, लालू प्लस के खाते में 8 से 11 सीट और अन्य के खाते में एक सीट जा सकती है। मत प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सीमांचल में नीतीश प्लस को 28%, लालू प्लस को 46% वोट, पासवान को 4% वोट और अन्य को 22% वोट मिल सकते हैं। मिथिलांचल की बात करें तो मिथिलांचल में यहाँ 50 सीटें हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश प्लस को यहाँ 27 से 31 सीट, लालू प्लस को 18 से 21 सीट, पासवान की पार्टी को 1 से 3 सीट मिल सकती है। वहीं 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। मत प्रतिशत के अनुसार नीतीश प्लस को यहाँ 41%, लालू प्लस को 38%, पासवान को 4% और अन्य को 17% वोट शेयर जाने की संभावना जताई गई है। अंग प्रदेश का हाल जानने की कोशिश करेंगे तो बिहार चुनाव में अंग प्रदेश में नीतीश प्लस को 16 से 20 सीट, लालू प्लस को 6 से 10 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पासवान की एलजेपी को 0 से 2 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जी हां, 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। नीतीश प्लस को 47% वोट, लालू प्लस को 29% वोट, पासवान को 4% वोट मिल सकते हैं। बाकी का 20% वोट अन्य के खाते में भी जा सकता है। मगध क्षेत्र की बात करें तो मगध क्षेत्र में कुल 69 सीटें हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश प्लस को 36 से 44 सीटें, लालू प्लस 23 से 30 सीट, अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती है। आंकड़े के अनुसार नीतीश प्लस को 44% वोट, लालू प्लस को 33% वोट, पासवान को 4% और अन्य को 19% वोट मिल सकते हैं। जी हां, अन्य को 2 से 3 सीटें मिल सकती है। उत्तर बिहार की हाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो उत्तर बिहार में कुल 73 सीटें हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के आंकड़े के अनुसार बात करें तो नीतीश प्लस को 45 से 49 सीट, लालू प्लस के खाते में 22 से 26 सीटें, अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती है। जहां चिराग पासवान की पार्टी शून्य पर ही नजर आ रही है। नीतीश प्लस को यहां 46% वोट, लालू प्लस को 32% वोट, पासवान को 3% और अन्य के खाते में 19% वोट मिल सकते हैं। बिहार में पहले चरण के मतदान में अब बस 1-2 दिन का समय ही बचे हुए हैं। जहां ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। इस बीच रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने एक और सियासी चाल चल दी है। जहां उन्होंने बिहार की जनता से अपील की है कि जिन सीटों पर लोजपा के उम्मीदवार नहीं है वहां वे भाजपा के पक्ष में मतदान करें। चिराग पासवान ने एक ट्वीट करके लोगों से अपील की है कि जहां लोजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वहां लोजपा और जहां भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वहां भाजपा को अपना वोट दें। इससे पहले सीतामढ़ी पहुंचे चिराग पासवान ने विश्वास जताया है कि चुनाव बाद बिहार में लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि लोजपा की जो अगली सरकार बनेगी उसी में हम सीतामढ़ी में सीता के भव्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब कोरोना संकट में राज्य के गरीबों पर संकट आया तो राज्य सरकार ने उनकी हर तरीके से मदद की, लेकिन जब गरीबों पर आफत आई तो फिर देश के प्रधानमंत्री कहां चले गए थे। हेमंत सोरेन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषणों को याद कीजिए। वे कहते थे कि जो लोग हवाई चप्पल पहनकर चलते हैं वे अब हवाई जहाज में चलेंगे, लेकिन कोरोना संकट के दौरान जब गरीबों पर आफत आई तो कहां चले गए थे प्रधानमंत्री जी। बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है प्रचार अभियान भी तेजी से पकड़ रहा है। जी हां, ऐसे में पार्टियां अपने पुराने कामों का बखान करने से नहीं चूक रही है। बिहार के दिग्गज नेता पप्पू यादव भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। जी हां, उन्होंने पिछले सालों में लोगों की मदद करने की हर बात याद दिला दी है।
जहां उसके बदले वो वोट मांग रहे हैं। एक विज्ञापन में पप्पू यादव कहते हैं कि जब सब आपका साथ छोड़कर चले गए थे, हम आपकी सेवा मदद के लिए समर्पित थे। हम अपनी अंतिम सांस तक बिहार की जनता की सेवा करते रहेंगे। इसी विज्ञापन में नीचे की तरफ से पप्पू यादव ने कुछ तस्वीरें के जरिए चमकी बुखार, सेवाश्रम, बिहार बार और कोरोना संकट के दौरान की गई सेवा की याद दिलाई। कहते हैं कि पप्पू यादव ने सालों पहले ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। इन कामों को याद दिलाकर पप्पू यादव ने वोटरों से वोट की अपील कर रहे हैं। जी हां, लोगों की मदद के दौरान पप्पू यादव के कई वीडियो पब्लिक में आते रहे हैं, जिनकी लोग सराहना भी करते रहे हैं। जय एक वीडियो में वो बाढ़ के दौरान लोगों के घर तक पानी की बोतलें, दूध की पैकेट और राशन पहुंचाते नजर आए थे। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है। जहां इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपए देती है। 2-2 हजार की किस्तें 3 बार में देती है। ये तो आपको पता है। इस योजना की 7वीं किस्त के रूप में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में दिसंबर से 2,000 रुपए आने वाले हैं। जहां बहुत से किसानों को ये नहीं मालूम है कि अगर उनके परिवार में कोई टैक्स पेड है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। जहां परिवार का आशय पति पत्नी और अवश्य बच्चे हैं, यानी कि पति या फिर पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं, बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम करते रहते हैं लेकिन खेत के मालिक नहीं होते हैं। ऐसे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम की नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जहां अगर खेत उसके पिता या फिर दादा के नाम पर है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। यदि कोई खेती की जमीन का मालिक है लेकिन वे सरकारी कर्मचारी हैं या रिटायर हो चुके हैं, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लखीसराय जिले के आर लाल कॉलेज में तेजस्वी यादव की सभा में बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने लाठियां चटकाई। जहां इस दौरान कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि बाद में भीड़ के नियंत्रण होने के बाद कार्यक्रम पूरा हो सका। बिहार में 62% से अधिक मतदाताओं का मानना है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बस राजनीति हो रही है। जी हां, जारी बिहार के चुनाव पर एबीपी वोटर जनमत सर्वे के मुताबिक 62.4% उत्तरदाताओं ने यानी कि लोगों ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है, जबकि 37% लोगों ने इस पर सहमति नहीं जताई। मगध, भोजपुर, मिथिलांचल, सीमांचल, उत्तरी बिहार जैसे बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में सुशांत सिंह को लेकर राजनीतिकरण पर 62% से अधिक उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की है, जबकि पूर्वी बिहार में इससे कम 53% ने इस पर हामी भरी है। देश में आधार कार्ड हमारे सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है। जी हां, बैंक खाते से लेकर गैस बुकिंग तक के ज्यादातर काम आधार कार्ड के बिना अटक जाते हैं। ऐसे में आप अपना शहर अथवा मकान बदला है और आधार कार्ड पर वर्तमान पता अपडेट कराना चाहते हैं तो अब आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जी हां, अब बिना किसी दस्तावेज के ही आप अपने आधार कार्ड पर पता अपडेट करवा सकते हैं। आधार कार्ड में घर का पता बदलवाने के लिए किसी दूसरे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिसे दिखा करके ही आधार कार्ड पर अपना पता बदलवा सकते हैं। जी हां, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आपके पास पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और रूम रेंट एग्रीमेंट आदि कोई भी दस्तावेज नहीं है, फिर भी आपके आधार कार्ड में पता बदल जाएगा बहुत ही आसानी से। चिराग पासवान ने भोजपुर के जगदीशपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। जी हां, चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो 7 निश्चय योजना में धांधली और केंद्र की योजना में घोटाला करने वाले छोटे अधिकारियों से लेकर सीएम तक सभी दोषियों को वे जेल भेजेंगे, वे किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसको लेकर आप लोगों का साथ चाहिए। जी हां, चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के सीएम युवा विरोधी सोच वाले हैं। वे रोजगार को लेकर कहते हैं कि बिहार में समुद्र नहीं है जिसके कारण उद्योग नहीं लग सकता है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार बताए कि पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में समुद्र नहीं है, वहां कैसे कल कारखाना उद्योग लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सरकार से नाराज है, यही वजह है कि मेरी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। तेजस्वी यादव ने नौकरियों का मुद्दा भी उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरी रैलियों में उमड़ रही भीड़ ये बता रही है कि लोग नीतीश कुमार से सिर्फ नाराज ही नहीं बल्कि उनसे नफरत भी करने लगे हैं। लोग जाति, वर्ग, धर्म और पंथ को परे रखकर रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के मतदान में अब
सिर्फ 1-2 दिन का ही समय बचा हुआ है। यही वजह है कि सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं और एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश कुमार को रोजगार के मुद्दे पर घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ रही भीड़ सभी का ध्यान खींचा है। जी हां, 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे ने भी तेजस्वी को चर्चा में ला दिया है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव जहां भी रैली में जा रहे हैं वहां पहली कैबिनेट में सरकारी नौकरी की घोषणा का वादा याद दिलाना नहीं भूल रहे हैं। बिहार चुनाव का प्रचार जारी है। एक एक वोट अपने पक्ष में करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में प्लुरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी भी अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए मतदाताओं के बीच पहुंच रही है। पुष्पम प्रिया चौधरी शनिवार को अरवल में रोड शो करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने आरजेडी नेता और महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कुछ मीडिया बंधुओं ने कहा है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं। हंसी आ गई जब यहाँ 9वीं 10वीं पास और अधूरी इंजीनियरिंग डिग्री लिए लोग 30 साल से ओवर कॉन्फिडेंट हैं, तो आईडीएस और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाले को तो सुपर कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। भागलपुर के सुल्तानगंज की चुनावी सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बदलाव की हवा बह रही है। हम यकीन दिलाते हैं कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो हम जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी के लिए काम करेंगे। गरीब, कमजोर, दलित और वंचितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वह भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार ललन यादव के पक्ष में चुनावी सभा किए। उसके साथ ही पूर्व सांसद लवली आनंद ने भी जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 15 साल तक नीतीश कुमार की सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है। महागठबंधन को एक मौका दें तो नया बिहार बनाएंगे। प्रदेश में राजग की डबल इंजन सरकार हर क्षेत्र में विफल साबित हुई है। आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 5 साल का समय मांग रहे हैं, लेकिन अब जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही एनडीए के घटक भाजपा रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो उनके सहयोगी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौकरी देने में असमर्थता जता रहे हैं। इससे एनडीए का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है, क्योंकि वे लोग हमारी घोषणाओं का मजाक उड़ा रहे थे। बिहार चुनाव अभियान में 15 साल का जिक्र बार बार सुनाई दे रहा है। जहां लालू के 15 साल की तुलना नीतीश की 15 साल से की जा रही है। 15 वर्षों के बाद एक और कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की एनडीए के दावेदार नीतीश कुमार अपनी चुनावी सभा में लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की अक्सर याद दिलाते हैं। जहां कई बार अपने सुशासन के दावे से भी बढ़कर नीतीश लोगों को 15 साल पहले के बिहार की तस्वीर दिखाते हुए पूछ रहे हैं कि हमारे शासन से पहले बिहार का क्या हाल था। शाम के बाद किसी को अपने घर से निकलने की हिम्मत नहीं थी। कितनी घटनाएं घटती थी, लेकिन जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हमने कानून का राज कायम किया, जंगल राज से मुक्ति दिलाई। नीतीश कुमार तथा कथित जंगल राज की याद जिस तरीके से दिला रहे हैं उससे समझना पहली बार वोट देने वाले नौजवानों के लिए जरा मुश्किल है। जी हां, दरअसल बिहार में युवा वोटरों ने केवल घर के बड़े बुजुर्गों से 1990 से 2005 वाले दौर के किस्से सुने होंगे। 18 से 35 वर्ष आयु वाले वर्गीय मतदाताओं की संख्या इस बार के चुनाव में लगभग 50% है, यानी कि लगभग आधे वोटर 36 साल से कम उम्र के हैं। जी हां, नीतीश कुमार 2005 से 2020 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। मई 2014 से 9 महीने छोड़कर जब जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया था, अपने 15 साल के बही खाते से ज्यादा लालू राज के 15 साल के हिसाब किताब की जरूरत भला उन्हें क्यों आनी पड़ी। लालू के बिहार और नीतीश के बिहार को करीब से देखने वाले वरिष्ठ समाज शास्त्री शोभित गुप्ता कहते हैं कि पहले बिहार में शासन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। नीतीश जब सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहला काम शासन स्थापित करने का किया। आगे के वर्षों में उसी शासन को मजबूत करने की कोशिश की, जनता में सत्ता के अधिकार और उसके प्रति विश्वास जगाया। वो वैसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने कई बड़े आपराधिक जैसे आनंद मोहन और मुन्ना शुक्ला को जेल भेजा और इससे अपराधियों में डर पैदा हुआ। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 के लिए अलग अलग गठबंधनों में सीट बंटवारे में हुए झोल से कई दल नाखुश हैं। जहां खासकर बीजेपी जेडीयू गठबंधन में हुए सीट बंटवारे में बहुत से कार्यकर्ता को बागी बनने पर मजबूर कर दिया गया। जहां कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो पार्टी के अंदरूनी कला की वजह से बलिदान की भेंट चढ़ गई। उन्हीं में से एक सीट है बक्सर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा सीट, जो कभी बीजेपी के लिए पारंपरिक सीट मानी जाती थी और अब मुकेश सहनी के उम्मीदवारों के पास है। जहाँ कई राजनीतिक पंडित और सियासत के मंजे खिलाड़ी जो हर दल में हैं, वह ब्रह्मपुर सीट को वीआईपी के लिए छोड़ने जाने की वजह तलाशने में लगे हुए हैं। जाहिर है कि बीजेपी ये कहती है कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2015 में ब्रह्मपुर से पार्टी के प्रत्याशी वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर के बेटे वीके ठाकुर चुनाव हार गए थे। अब वे राज्यसभा सांसद हैं, तो उनकी जगह किसी योग्य उम्मीदवार की तलाश पार्टी नहीं कर सकी।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जहां पहले चरण का चुनाव 28 तारीख को है। इन सब के बीच इस बार पब्लिक उन नेताओं की खूब खोज खबर ले रही है जो वोट तो ले लेते हैं लेकिन फिर क्षेत्र पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। अब तक दर्जनों विधायकों के विरोध की खबर सामने आ चुकी है, जहां इस बार अब बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा कैंडिडेट प्रमोद कुमार पब्लिक के फेरे में फंस गए, जहां वे लगातार 3 बार से मोतिहारी से विधायक बनते आ रहे हैं। एक बार फिर से वो मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार उन्हें वोटरों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। वोटरों का आरोप है कि प्रमोद कुमार बहला कर वोट तो ले लेते हैं लेकिन फिर हम लोगों के इलाके में झांकी मारने तक नहीं आते हैं। बिहार के कला सांस्कृतिक मंत्री और मोतिहारी के भाजपा उम्मीदवार प्रमोद कुमार क्षेत्र के दौरे पर थे। वह अमर छतौनी में लोगों से मिल रहे थे। इसी बीच वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया। लोगों का गुस्सा भांपकर प्रमोद कुमार वहां से निकलने के मूड में थे, लेकिन युवकों ने उन्हें घेर लिया और जबरन धकियाते हुए सड़क को दिखाने ले गए, जहां पर सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ था। स्थानीय लोगों का कहना था कि आप कुछ काम करते नहीं हैं। युवक प्रमोद कुमार को जबरन उस जगह पर ले गए जहां पर सड़क और नाली नहीं था। जहां इधर कैंडिडेट प्रमोद कुमार कहते हैं कि सड़क का टेंडर हो गया। इसके बाद वहां के लोग और भी उग्र हो गए और कहने लगे कि 7 नवंबर को चुनाव है और अभी भी आप सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं, अब ये नहीं चलने वाला है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।